Hello, my dear students. Today we are going to study chapter number 19, Rights and Duties. So, I want to introduce this chapter to you. That this chapter is all about our constitutional rights and duties. Okay. तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स तब आया जब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आज़ादी आई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लाइन हियर. इंडिया गेन इट्स मच अवेटेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एट द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947. तो आज़ादी भारत की हुई 15 अगस्त में. ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं. तो इंडिया को आज़ादी मिली सब तरीके से ब्रिटिशर्स के क्लचेस से. ठीक है. एट दैट टाइम हाउएवर इंडिया डिड नॉट हैव इट्स फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस. तो स्टूडेंट्स एक संवैधानिक एक गणतंत्र हमारे भारत का नहीं हुआ था कि पूरी तरीके से एक राजनीति के तौर पर इंडिया खड़ी हो सके और रूल कर सके. ठीक है. तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया इनैक्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. पूरे भारत का सबसे सर्वोत्तम अगर कानून बनाने वाली कोई अधिकार है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. तो द गार्जियन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया. सो इट हैज़ ऑल्सो द गार्जियन. ओके. इट इज़ द मेकर ऑफ द राइट्स. लोगों के एक आम नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली लिखा है. ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ लिखे हैं कि किसके अकॉर्डिंग किसको वर्क करना है. ओके. सो इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर द पीपल ऑफ द नेशन टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये संवैधानिक जो अधिकार और ये जो जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की, इसी की वजह से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारत में जिए और कोई अपनी मनमानी ना कर सके. ओके. तो दिस इज़ फॉर द नीड ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. ओके. कि कोई अपनी मनमानी से अब चीज़ें ना करे. ओके. लाइक स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ रहे थे पहले वाले चैप्टर में कि बहुत सारे जो है राजा थे जो कि अपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट में से वर्क कर रहे थे और इसी वजह से स्टूडेंट्स इंडिया यूनाइटेड नहीं था. तो जब एक गवर्नमेंट वन कॉन्स्टिट्यूशन वन गवर्नमेंट हो गई तो उसके बाद इंडिया वन सेल्फ यूनाइटेड हो गया और ऑल अक्रॉस द इंडिया this thing was inaugurated and started so that people can follow and work according to this. We will now discuss the fundamental rights and duties of the people of India. तो भारत के लोगों का क्या फंडामेंटल राइट्स है और ड्यूटीज़ है हम उसको यहाँ देखेंगे. ओके. वैल्यू पॉइंट क्या है? वैल्यू पॉइंट स्टूडेंट्स ये है इसमें. आवर फंडामेंटल राइट्स आर फ्रीडम and healthy development with a sense of safety. But while enjoying our fundamental rights, we must always remember that we have to sincerely follow our duties towards the nation and never take undue advantage of our rights. तो स्टूडेंट्स हमको कभी भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी ड्यूटीज़ को भी जो हमें एज अ इंडियन सिटीज़न करना है वो हमको करना चाहिए. ओके. फैक्ट में है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. जो हमारा भारतीय संविधान है स्टूडेंट्स वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके. पूरे दुनिया में विश्व भर में कोई भी हमारे संविधान से ज़्यादा लिखा जाने वाला नहीं है. ओके. तो फंडामेंटल राइट्स. ओके. सी द फंडामेंटल राइट्स नाउ. So first fundamental rights is right to equality. इसका मतलब है this gives every citizen of India the right to equality in the eyes of the law. Means कानून की नज़र में सारे जो इंडियंस हैं उनको इक्वालिटी मिलेगी. मतलब कोई भी ऊंचे और नीचे जाति का नहीं माना जाएगा. ठीक है. पूरे ही समाज में हमारे एक व्यवस्थित इक्वालिटी. ओके. एकता या पक्षपाता से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे. ओके. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं. ओके. नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस और बर्थ ऑफ प्लेस.
मीन्स हम कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उनके किसी कोई मेल या फीमेल है ना, या किसी की क्या जाति है या क्या रंग है या किस जगह से वो आए हैं या क्या धर्म है उनका और किस प्लेस से हैं, प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या है, कहीं से भी हम इन सब वजहों से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम सब स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब इक्वल हैं। ये मेन रीज़न है इस इक्वालिटी का। ओके, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज़ ऑन एनी बायस्ड बेसिस। तो कोई भी पब्लिक प्लेस में जब भी सिटीज़न को अथॉरिटी किसी को लेनी है या किसी को किसी चीज़ की फैसिलिटी लेनी है तो हमको उनको पीछे आगे नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, हम सब बराबर हैं और बराबर से इक्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई भी ऐसा जन है, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको इसका सामना करना पड़ता है कि उनको वो चीज़, वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है या वो डिग्निटी नहीं मिल रही है सोसाइटी में, तो उनका ये सार्वजनिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, कि हमें इक्वालिटी मिली है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों हो रही है, पक्षपात क्यों हो रहा है। The Constitution has made some special provisions for the weaker sections of society. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टूडेंट्स वीकर सेक्शंस के लिए कुछ प्रायोरिटी तो बनाई हैं, तो उनके लिए स्पेशली कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में वो ईवल है कि उनको हम आगे नहीं आने दे सकते, है ना। क्योंकि कास्ट का ये जो चीज़ है, ये जो कास्ट के बारे में अछूत और ये क्षत्रिय और ब्राह्मण इन द वैदिक, इट इज़ कमिंग सिंस द वैदिक एज। तो ये हमारे सोसाइटी में बिल्कुल अच्छे तरीके से कील की तरह गड़ी हुई चीज़ है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, फॉर सम फ्यू रिजर्वेशन एंड एडवांटेज। दीज रिजर्वेशन आर मेंट फॉर ब्रिंगिंग द ऑप्रेस्ड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जो वीकर सेक्शंस हैं ये भी अप कम करके हमारे साथ जनरल कैटेगरी के साथ, ओबीसी के साथ मिलकर काम करें। ओके, और उनमें कोई भी हम भेदभाव ना रखें। रिजर्वेशंस फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स कैन बी साइटेड एज एग्जांपल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोटा सिस्टम लगता है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स जो हैं वीकर सेक्शंस के लिए, जो एसटी होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके लिए कम फीस में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कि उनको सोसाइटी में वो दर्जा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The Constitution gives the right to every citizen to express his or her feelings and opinions without fear and prejudice. सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, हमारा भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को अपने विचार को, अपने योजनाओं को प्रकट करने का और खुले रूप से प्रचार करने का जो है हक और अधिकार दिया गया है। तो राइट टू पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स मीन्स हम किसी को भी इकट्ठा कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पर बिना हथियारों के। फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशंस, किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी यूनियन, कोई भी इकट्ठे कर सकते हैं हम ग्रुप ऑफ पीपल को किसी स्पेसिफिक अच्छे टास्क के लिए। मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री एंड लिव और सेटल ऑन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हम पूरे भारत में हम कहीं भी जाकर कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। ओके, सो ये स्टूडेंट राइट टू फ्रीडम of speech and expression. So every right comes with the consciousness of responsibility. हर एक अधिकार एक जिम्मेदारी के साथ में हमें मिलता है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो वो अधिकार का भी कोई मतलब नहीं है। We have the right to freedom of speech and expression, but it does not give us liberty to say bad things about people unreasonably. हमें मिला तो है स्टूडेंट्स अधिकार, लेकिन हमें ये इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कोई अपशब्द कहें या बुरा कहें और अब्यूज़ करे पीपल को। इन दैट केस आवर राइट कुड बिकम अ डिस्कम्फर्ट फॉर अदर्स, सो राइट्स टू बी इंजॉयड विद सेल्फ रिस्ट्रेन। तो इस केस में ऐसा नहीं कि हमारा अधिकार किसी के लिए जो है बेकार की काम डिस्कम्फर्ट बन जाए, उनकी असुविधा बन जाए। ठीक है, तो हमें राइट्स को एंजॉय भी करना है और उसको सेल्फ रिस्ट्रेन के साथ फॉलो करना है।
Next is right against exploitation. Every citizen of India has the right to live life without any form of exploitation. No individual, company, or entity can force any person to work as bonded laborers. तो कोई आज किसी का स्टूडेंट नौकर नौकर नहीं है. इंडिया पूरी फ्री कंट्री है और हर एक को अपनी अपनी फ्री विल है. तो हर एक इंडिया का नागरिक जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे, इसका भी अधिकार हमें मिला है. जैसे कि छोटे बच्चों से लोग काम करवाते हैं, है ना. किसी को ज़बरदस्ती की, कोई बूढ़े माँ बाप हैं तो उनसे काम करवाते हैं. तो ये एक्सप्लॉयटेशन ये किसी भी एज के ग्रुप के लोगों के साथ हो सकता है कि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है ना, और स्लेवरी करवाया जाता है. तो ये दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन एनी केस. ओके. नो वर्क कैन बी टेकन फ्रॉम एनी वन विथ हिज और हर विश. किसी से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता बिना उसकी मर्ज़ी के. ओके. चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फॉर्म ऑफ वर्क. जो बच्चे 14 ईयर्स से 14 साल के कम हैं उनसे कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए. ओके. उनको सिर्फ पढ़ने देना चाहिए, और क्योंकि वो एजुकेशन के लिए पहले अभी रेडी होते हैं. ओके. अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई छोटे बच्चों से अगर वर्क करवाता है, एम्प्लॉयमेंट करवाता है, तो वो जेल जाने के लायक है. Our constitution gives them the right to education and protects them from any kind of exploitation. तो हमारा संविधान ही इस बात की बच्चों को सुरक्षा देता है कि वो पहले उनको राइट टू एजुकेशन, उनको अच्छी शिक्षा पहले दें और उनको प्रोटेक्ट करें किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन के लिए. ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में हम कह सकते हैं शोषण. ओके. एक्सप्लॉयटेशन मीन उनका हमको शोषण नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री नॉट एफिलिएटेड टू एनी रिलीजन. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंट्री है जो अनसेक्युलर हैं, मतलब वहाँ पे पूरे जगह पर हर एक उसमें स्टेट में एक ही रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन कंट्री रिलीजन चलता है. ओके. देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन. कोई स्टेट रिलीजन नहीं है यहाँ पे. तो ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो एंड एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. हर एक नागरिक जो है भारत का, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने अपने चाहत की कोई भी रिलीजन को, कोई भी धर्म को वो अपना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं. कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म जो वो चाहें. दे कैन नॉट बी फोर्स टू चेंज और एक्सेप्ट एन रिलीजन. किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो एक धर्म को अपनाए. ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड अलाइक बाय द गवर्नमेंट. सारे जो धर्म हैं वो एक समान माने जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन, कल्चर्स, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज़ विच हैव देयर ओन बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस. तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारे सामाजिक स्तर पर लोग हैं जिनके अपने अपने विश्वास हैं और संस्कृतियाँ हैं और ट्रेडिशंस हैं जो वो फॉलो करते आते हैं. India being a secular country, the constitution provides for measures that would safeguard their right to preserve their cultural identity and traditions. तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी प्रोवाइड करता है, एक सेफ गार्ड, उनको प्रोटेक्शन देता है कि उनके पास भी अधिकार है कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखें और उसको मेंटेन करके रखें. ठीक है. द वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स इन इंडिया such as Muslims, Sikhs, Christians have the right to set up educational institution to propagate their cultural values to their future generations. तो हर एक के पास आज राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का खोल सकते हैं और कल्चरल वैल्यूज़ को भी उसमें प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि असेंबली हॉल में आप लोग को स्टूडेंट सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, मंत्र सिखाए जाते हैं और भी बहुत कुछ अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं. तो हर एक फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस हम लोग सीखते हैं और उसको समझते हैं. तो ये सब स्टूडेंट्स हमारी अथॉरिटी में, हमारे राइट में. द स्टेट ओपन स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वेयर नो रिलीजियस टीचिंग इज़ अलाउड. Any citizen of India can take admission in these institutions based on eligibility without the prejudice of their religion, caste, creed or economic condition. तो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में तो नहीं, बट इन इंडिया किसी भी आप कॉलेज में किसी भी रिलीजियस टीचिंग्स को ले सकते हैं. ओके. वेर एवर देयर इज़ अलाउड एंड वेर देयर इज़ नॉट अलाउड इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके.
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एडमिशन, तो हर एक नागरिक पूरे भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है, भले ही उसका धर्म क्या हो, ओके, उसकी जाति क्या हो, उससे और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, पर वो अगर अफोर्ड कर सकता है उस चीज़ को, अगर वो मेहनत कर सकता है उसके लिए, तो उसके लिए भी प्लान्स और अथॉरिटी होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। कानून की नज़र में हर एक नागरिक बराबर है। दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हर एक के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो न्याय के लिए भारत के कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनके फंडामेंटल राइट किसी के द्वारा डिनाई किए जाते हैं, अगर किसी ने उनके डिनाई कर दिए फंडामेंटल राइट को, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अ प्रिविलेज एंजॉयड बाय देम। तो उनके द्वारा एक प्रिविलेज होता है, उनका एक सम्मानिक अधिकार होता है जिनको वो इंजॉय करते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग को फ्रीडम, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ओके, एनीथिंग वी कैन डू। सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स, द राइट्स विच आर गिवन दैट वी हैव, दे लेट अस ब्रीथ वेरी फ्रीली। हमें खुली सांस लेने में मदद करता है। एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर इंडिपेंडेंट and everything we are being provided. In case of national emergencies, the President of India can suspend these rights temporarily. तो कभी कभी जब नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, अगर किसी ने टेररिस्ट अटैक कर दिया, किसी ने क्राइम कर दिया, अगर नेशनल इमरजेंसी है अगर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ऑन द टेम्पोरेरीली बेसिस, ओके। कुछ समय के लिए राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। Only this is for only the President of India, okay. Now coming to fundamental duties. So students, fundamental duties will be discussed in the next volume of the chapter. Students, thank you.